नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो में आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में समझाया था। बेथे ने जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत की कुछ मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई थी और आपको अष्टफलकीय संकुल क्षेत्र, अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का डायग्राम बनवा दिया था। स्टूडेंट्स, आपका पहले से ही टॉपिक लिखा हुआ है अष्टफलकीय क्षेत्र में या अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ये टॉपिक आपका पहले से ही लिखा हुआ है। इस टॉपिक के अंतर्गत आज आप लैंग्वेज लिखेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आज आप लैंग्वेज लिखेंगे। तो लिखिए स्टूडेंट्स, एरो वाइज लिखते जाइएगा। अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं, जिनमें 4 लिगेंड वर्ग के कोनों पर तथा 2 लिगेंड तल के लंबवत जुड़े होते हैं। नेक्स्ट एरो। जब लिगेंड धातु आयन के क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो समभ्रंश डी कक्षकों की अपभ्रष्टता, समभ्रंश डी कक्षकों की अपभ्रष्टता नष्ट हो जाती है, अपभ्रष्टता नष्ट हो जाती है तथा ऊर्जा के आधार पर कक्षकों का विभाजन हो जाता है। ऊर्जा के आधार पर कक्षकों का विभाजन हो जाता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, वे कक्षक, ब्रैकेट में लिखो बच्चों, dx² - y² तथा dz²। आपने लिखा स्टूडेंट्स, वे कक्षक, ब्रैकेट में लिखा dx² - y² व dz² कक्षक लिगेंडों के एकदम सीध में होते हैं, उनका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है, इसलिए ये कक्षक उच्च ऊर्जा स्थान ग्रहण करते हैं। इन कक्षकों को Eg, स्मॉल a स्मॉल g, Eg कक्षक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत dxy, dyz, dxz कक्षक लिगेंडों से कम प्रतिकर्षित होते हैं, इसलिए ये निम्न ऊर्जा वाले कक्षक T2G कहलाते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, T2G व Eg कक्षकों, T2G व Eg कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल को
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा ओ से प्रदर्शित करते हैं। इस ऊर्जा का मान, इस ऊर्जा का मान 10 डिबाई कूलाम के तुल्य होता है, 10 DQ के तुल्य होता है। नेक्स्ट लाइन, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड, संकुल में प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है, जबकि संकुल में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होने पर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान घट जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान घट जाता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में जो समझाया था उसको मैंने इस वीडियो में आपको लिखा दिया। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, तो क्यों ना आज हम इनके बारे में वास्तविकता में बात कर ही लेते हैं। कौन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा, कौन प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा। स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। लिगेंडों को उनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला जो लिगेंड है I- है, हेलोजन है। दूसरा Br- है। ये क्या करते हैं, ये सबसे कम क्रिस्टल क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि इनकी क्षेत्र प्रबलता सबसे कम होती है इन लिगेंडों की। विद्यार्थियों, उसके बाद में हम थायोसाइनेटो लेंगे, फिर BrCl-, फिर सल्फाइडो लेंगे, फिर F-। स्टूडेंट्स, जो चारों हेलोजन होते हैं, चारों हेलोजन आयन होते हैं, वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आते हैं। इसके साथ साथ HCN- और सल्फाइड आयन, ये दोनों भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आते हैं। इसके बाद में विद्यार्थी देखिए आप, OH- हाइड्रोक्सो आयन, ऑक्जेलेटो आयन और जल, ये सभी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की कैटेगरी में होते हैं। स्टूडेंट्स, जल जो होता है कभी कभी प्रबल क्षेत्र लिगेंड भी बन जाता है, लेकिन वो स्थितिवश बनता है, कोई कारणवश बनता है। किसी एग्जाम्पल में आपको इसकी भूमिका समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड याद रखने हैं। इसके बाद में, जल के बाद में आने वाले जो भी लिगेंड होंगे, ये क्रिस्टल क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे, इससे इनकी क्षेत्र प्रबलता में वृद्धि हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसमें पहला जो लिगेंड है वो NCS- है, दूसरा जो है EDTA4- मतलब सटदंतु लिगेंड है। इसके बाद में एमीन है, स्टूडेंट्स NH3 आप सब जानते हैं। इसके बाद में एथिलीन डाइएमीन है, एथिलीन डाइएमीन है, फिर CN- है और फिर CO है। स्टूडेंट्स, आप इन चारों को बिल्कुल याद कर लीजिए।
ये हमेशा प्रबल क्षेत्र लिगेंडी होते हैं। एमीन है, EN है, CN माइनस है, CO है। ये चारों आप याद कर ले, इनमें हेलोजन चारों याद करें, साथ में OH माइनस, C2O4 माइनस और H2O, चार ऊपर से चार नीचे से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की नॉलेज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब लिगेंडों को उनकी क्षेत्र प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में एक श्रेणी में व्यक्त करते हैं तो उसे आप स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। तो क्यों ना हम इसी टॉपिक को डालकर कुछ लिखे। तो बच्चों टॉपिक डाल दीजिए स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। ओके गाइज, राइट डाउन टॉपिक स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। और इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, इसमें लिखिए जब लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरी टेबल बना लीजिए आप चाहे तो इसको एक लाइन में लिख दे। एक लाइन में नहीं आती है तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पर मैं तो आपसे कहूँगा कि एक लाइन में लिखने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए। नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स आपने। बहुत अच्छा टॉपिक है स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। बच्चों, इसको आप MTR लगा दीजिए क्योंकि रटने वाली श्रेणी है, तो इसको आप रटेंगे ही सही, लर्न करेंगे ही सही, इसी ऑर्डर में लर्न करेंगे तो ये एक MTR पॉइंट हो जाता है अपना स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। अब बच्चों, आपको एक ऐसा पॉइंट सिखाएंगे जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और उसका नाम है अष्टफलकीय सहसंयोजन सत्ता में उपसहसंयोजन सत्ता में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। इलेक्ट्रॉनों का वितरण। विद्यार्थियों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में आपको जो डी कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टॉपिक डाल लीजिए, फिर आपको भरना भी सिखाएंगे, साथ में लिखना भी सिखाएंगे। लेकिन पहले आप लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे। भरना मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन हम आज और इसकी डिटेल में व्याख्या करेंगे। पहले आप सभी बच्चे टॉपिक डाल दीजिए और इसमें आप लिखिए डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण दो ऊर्जाओं के मान पर निर्भर करता है। नंबर 1, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा।
ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा ओ। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेल्टा ओ। और नंबर 2 लिखेंगे बच्चों, नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 1 तो आपने डेल्टा ओ लिख ली, नंबर 2 लिखेंगे युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। बच्चों युग्मन ऊर्जा को पी से बताते हैं पेयरिंग एनर्जी। इसमें आप लिखिए किसी एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को युग्मित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा युग्मन ऊर्जा कहलाती है, युग्मन ऊर्जा कहलाती है, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखे प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए, प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल्टा ओ ग्रेटर देन P होता है, डेल्टा ओ ग्रेटर देन P होता है। अर्थात T2G कक्षक में ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, T2G कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा तथा संकुल निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा, तथा संकुल निम्न चक्रण संकुल कहलाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड में लिखना दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए P लेस देन डेल्टा O होता है, P लेस देन डेल्टा O होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन T2G में भरने के बाद पहले EG कक्षक में प्रवेश करेंगे, T2G में भरने के बाद पहले EG कक्षक में प्रवेश करेंगे, फिर T2G में युग्मन होगा, फिर T2G में युग्मन होगा। अर्थात यह संकुल उच्च चक्रण संकुल होगा, अर्थात यह संकुल उच्च चक्रण संकुल होगा। तो विद्यार्थियों देखिए मैंने अलग अलग बात बता दी, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तब डेल्टा ओ का मान ज्यादा है, मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ज्यादा है। जब डेल्टा ओ का मान कम है तो उस स्थिति में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड जुड़ा होगा। तो विद्यार्थियों मैं आपको एक ऐसी टेबल बनाने जा रहा हूं जिसमें आपको सभी संभावनाएं आपकी समाप्त हो जाएगी और आपको वो सब चीजें याद हो जाएगी जिसकी आपको नीड है। चलिए बच्चों अब आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लेके आ रहे हैं, और टॉपिक तो आपके सामने लिखा है ही से बच्चों, लेकिन उसको समझने का पैटर्न आप ध्यान देंगे। इधर देखिए स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों आपके पास ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन इलेक्ट्रॉन जो भरे थे अपन ने इस तरीके से T2G और EG कक्षक बना दिए थे। मैं आपको इलेक्ट्रॉन भरना भी साथ के साथ बताता जाऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टूडेंट्स ये डायग्राम तो है प्रबल क्षेत्र लिगेंड का। अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड होगा तब क्या कंडीशन आएगी, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड होगा तब क्या कंडीशन आएगी। दोनों ही स्थितियों में मैं आपको अवगत कराऊंगा बच्चों, दोनों ही स्थितियों में मैं आपको समझाऊंगा। पूरा कंसंट्रेशन बनाना, आपको पूरी एक एक बात में क्लियर कर दूंगा
बस आपका कंसंट्रेशन प्रॉपरली आपका बना रहे। अष्टफल के संकुलों में स्टूडेंट्स T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है, दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसको डेल्टा O से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों डेल्टा O, जो डेल्टा O होता है, उस डेल्टा O की वैल्यू आप सबको पता है 10 DQ के तुल्य होती है। 10 DQ के तुल्य होती है स्टूडेंट्स। तो ऊपर वाला डायग्राम दुर्बल क्षेत्र प्रबल क्षेत्र लिगेंड का ले लिया, तो नीचे वाला डायग्राम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को प्रदर्शित करेगा। नीचे वाला डायग्राम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड को प्रदर्शित करेगा। चलिए तो बच्चों बिना समय गवाए आपसे बात कर ही लेते हैं आज सभी पॉइंट्स की। एक एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे अपन, सभी ध्यान देंगे। देखिए पहला कॉलम हम बनाएंगे विन्यास का। पहला कॉलम हम बनाएंगे स्टूडेंट्स विन्यास का, ठीक है। विन्यास से क्या तात्पर्य होगा? D1, D2, D3, D4 ऐसे विन्यास। स्टूडेंट इसके बाद में हम प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए कहानी पढ़ेंगे। पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड। स्टूडेंट्स ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। इस प्रबल क्षेत्र लिगेंड की अगर हम बात करते हैं, ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड, इस प्रबल क्षेत्र लिगेंड में इलेक्ट्रॉन किस किस में जाएगा? T2G में जाएगा और EG में जाएगा। या तो T2G में जाएगा या EG में जाएगा, ऐसे। ठीक बच्चों, अब आप देखिए इस T2G और EG के बाद में इनमें हमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान भी पता चल जाएगा बच्चों। n के बारे में भी हमको यहाँ नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद में अपन म्यू बराबर √NN+2 इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए, म्यू बराबर √NN+2 फॉर्मूले का उपयोग करते हुए, NN+2 इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए इसके चुंबकीय आघूर्ण को भी हम ज्ञात कर लेंगे। ये चुंबकीय आघूर्ण इसका ज्ञात हो जाएगा स्टूडेंट्स। आगे बात समझ में आपको? चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा बोहर मैग्नेटोन में, ये इसका चुंबकीय आघूर्ण। हम पहले एक एक बात पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। हम पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड की कहानी को पढ़ेंगे, फिर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की कहानी को पढ़ेंगे। एक एक चीज समझोगी तो क्लियर समझ में आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, ये अपने पास कॉलम बन गए, अलग अलग कॉलम अपन ने बना दिए। ओके विद्यार्थियों, अब सबसे पहले D1 एक इलेक्ट्रॉन, D में आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपका 3D इलेक्ट्रॉन है, D उपकोष है, उसमें 5 सबसेल है इसी या 5 ऑर्बिटल है इसी। अब D में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों को D का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? सबसे पहले T2G में आएगा। अब T2G में 3 कक्षक होते हैं बच्चों। देखिए आप T2G में भी कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। ये पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बच्चों EG तो खाली रहा ना, EG में तो कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो मतलब टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। और म्यू बराबर जब n बराबर जब 1 होता है तो म्यू का मान कितना आ जाएगा बच्चों? √3। और √3 का मान होता है 1.732 बोहर मैग्नेटोन। 1.732 बोहर मैग्नेटोन। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए आप D1 आपका क्लियर। चलिए अब D2 लेते हैं। अब स्टूडेंट्स ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया अपन ने, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, D2 कॉन्फ़िगरेशन था, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये T2G में जाएगा। तो बच्चों देखिए आप, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो अभी भी EG में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया।
तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? अब 2 जैसे वैल्यू रखेंगे तो म्यू का मान आ जाएगा 2√2। 2√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन। 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन। स्टूडेंट्स D3 के लिए देखिए, D3 में भी T2G में अभी 3 कक्षक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है बच्चों, Eg में भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहे, देखिए आप ये ऐसे, ये 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये तीनों T2G में एंटर हो गए। ठीक बच्चों, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3 जैसे रखोगे तो 3 × 3 + 2 यानी कि 3 × 5 √15। √15 का रिजल्ट कितना होता है? 3.90 बोहर मैग्नेट्रॉन। ये रिजल्ट आता है इसका म्यू का। म्यू का आप डायरेक्ट सोल्व करके बता रहे हैं आपको। स्टूडेंट D4, अब देखिए जैसे ही D4 विन्यास होता है ऐसे विन्यास होता है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन प्रबल क्षेत्र लिगेंड में क्या होता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय कहाँ चला जाता है? नीचे ही युग्मित हो जाता है। स्टूडेंट देखिए ऐसे युग्मित होने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे युग्मित होने लग जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे युग्मित होने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए आप अभी भी आपके T2G में ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये ऐसे युग्मित हो जाएंगे। ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, Eg अब भी खाली पड़ा हुआ है, Eg अब भी खाली पड़ा हुआ है, D4 में भी खाली पड़ा हुआ है। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2, और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का म्यू कितना होता है? 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन। ऑलरेडी हमने लिख रखा है। स्टूडेंट्स अब चलिए D5। अब D5 देखिए, येलो D5, तो 5वां इलेक्ट्रॉन यहां देखिए ये युग्मित हो जाएगा, T2G में युग्मित हो रहा है, तो हम यहां भी इसे बनाएंगे, T2G में युग्मित करेंगे। देखिए आप 1 2 3 4 5, ये T2G अब भी खाली पड़ा हुआ है बच्चों। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी रह गई? 1 रह गई। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जब 1 होता है तो म्यू कितना होता है? 1.732 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन, इतना होता है। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए आप D6, नेक्स्ट चलेगा D6। स्टूडेंट्स D6 देखिए, अब D6 में क्या होना है? देखो आप D6 ये वाला, तो अभी भी एक T2G का एक अनपेड था तो वो पेड हो गया, तो यहां भी ऐसे कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6, ये D6 भर दिया। अब स्टूडेंट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इसमें, तो म्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा, म्यू भी 0 बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब D7, अब D7 स्टूडेंट देखिए ये D7 विन्यास हो गया। अब आपके पास T2G तो पूरा भर चुका है, अब इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? Eg में जाएगा, ये Eg में गया, तो देखिए आपका ये T2G अब पूरा भरा रहेगा, इसको बार बार आपको भरना है, ऐसे ऐसे भरते जाना है। अब आपको पता है इस Eg में 2 कक्षक होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी इसमें? 1 है, 1 के लिए म्यू कितना होता है? 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इतना होता है। स्टूडेंट्स D8, अगला कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए ये एक और बढ़ा दिया अपन ने, ये D8 हो गया, D8 हो गया, तो यहां भी एक और बढ़ गया, ये D8 हो गया। स्टूडेंट्स D8 में देखिए आप, इसको तो बार बार अपन को भरना पड़ेगा। अब देखिए Eg में देखिए आप, Eg में एक एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया ऐसे, तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है इसमें, अगर 2 है तो म्यू कितना है? 2 का 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये इतना हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए अब D9 का भी चेक कर लेते हैं। D9 का विन्यास क्या होगा? D9 में देखिए, D9 का मीन्स आप ये लो इसमें भर दिया, और अब आप यहीं पर युग्मित करोगे,
यहीं पर युग्मित करोगे। तो देखिए बच्चों, D9 का विन्यास देखिए आप, ये D9 का विन्यास, ये T2G में तो फिल कर ही दिया आपने। अब T2G में फिल करने के बाद आप किस में जाएंगे स्टूडेंट्स, EG में जाएंगे। तो EG में आप देखिए, EG में इलेक्ट्रॉन देखिए आप, देखिए आप ये इलेक्ट्रॉन, एक दो, 6 2 8 और एक 9। अब बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी इसमें, एक रह गई, एक रह गई, तो म्यू कितना हो गया, 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोर मैग्नेट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। अब आपके पास बचा है एक विन्यास और D10, D10, D10 मतलब पूरे की पूरे कक्षक कैसे हो जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और आपके पास अब EG भी फुल भर जाएगा, EG भी फुल भर जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए D10 का विन्यास देखिए, ये T2G कंप्लीट फिल और EG भी आपके पास अब ये कंप्लीट फिल हो गया और 0 इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और म्यू का मान 0 बोहर मैग्नेटियन हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, आपको जो मैंने टेबल बनाई है इस डायग्राम के बेस पे, मुझे उम्मीद है आपको एक एक चीज क्लियर हुई होगी। मैंने डायरेक्ट टेबल नहीं बनाई, मैंने आपके सामने डायग्राम प्रस्तुत किया और डायग्राम प्रस्तुत करने के बाद इस टेबल का फॉर्मेशन किया। एक एक चीज क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आप पहले प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए इस टेबल का निर्माण कर लीजिए। ये टेबल ऐसे कैसे ही बना लीजिए और साथ में समझना चाहते हैं तो आप डायग्राम बना सकते हैं। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन इस डायग्राम से केवल आप लास्ट वाला डायग्राम बनाओगे तो क्या समझोगे, क्योंकि एक एक चीज साथ में समझ सकते हैं हम। तो इस टेबल को आप बना लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, अब देखिए, अब ये बात हम किसके लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए। प्रबल की जगह पर हम वर्ड यूज करेंगे दुर्बल, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। स्टूडेंट्स, जो म्यू है अब उस म्यू के मान बदलते रहेंगे। म्यू के मान अब यहां पर ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। देखिए 3 तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं, लेकिन 4 के बाद कहानी पूरी इनमें भी बदल जाएगी, कहानी पूरी इनमें भी बदल जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आपके पास अब लिगेंड कौन सा हो गया, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो गया। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो गया। और ये n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई बच्चों, n। और इसके बाद में आप इनके लिए भी चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण फॉर्मूला वही रहेगा, म्यू बराबर √n n+2। और रिजल्ट किस में लेना है बच्चों, बोहर मैग्नेट्रॉन में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ध्यान देंगे, अब हमारे पास दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की हम कहानी पढ़ रहे हैं। ये हमारा प्रबल क्षेत्र लिगेंड से अब कोई नाता नहीं। अब हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में आपको समझा रहे हैं। तो वापस आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ स्टूडेंट्स में। ये देखिए आप, ये आपके कक्षक हो गए, ये आपके 5D कक्षक हो गए। और इन 5D कक्षकों के लिए ये T2G और EG कक्षक ले लिए मैंने, ये T2G और ये EG कक्षक। तो स्टूडेंट्स, इस T2G और EG कक्षक का वही
डेल्टा ओ कम होगा, क्योंकि अब बात दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की हो रही है। 3D। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की कहानी। जब D1 विन्यास होगा तो एक इलेक्ट्रॉन 3D में होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, T2G में जाएगा, जो कि हमने पहले से भेज रखा है। ठीक है, तो n का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना आ जाएगा, म्यू का 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक बच्चों, अब D2 विन्यास में स्टूडेंट्स देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अभी भी T2G में जाएगा, यहाँ T2G में जा रहा है, Eg आपका वैकेंट पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो n का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए 2 हो जाएगा, और म्यू का मान कितना होता है इसके लिए 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन, इतना होता है बच्चों। स्टूडेंट्स अगर हम अब तीसरा देखिए D3, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 3D में होता है तो ये T2G में जाएगा, और ये T2G में जा रहा है, अभी Eg वैकेंट है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। जब 3 म्यू आता है तो बच्चों 3 म्यू आता है तो बच्चों क्या होता है, रूट 15 होता है। रूट 15 की वैल्यू 3.90 बोहर मैग्नेट्रॉन होती है, 3.90 बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। स्टूडेंट्स अब आपका विन्यास D4 आता है, ऐसे D4 आ गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Eg में। Eg में क्यों जा रहा है, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम है। स्टूडेंट्स अब देखिए, अब आपको यहाँ पर कक्षक बनाने पड़ेंगे। अब आपके यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, 4 हो गई। अब n का मान अगर आप यहाँ 4 रखते हैं तो 4 × 4 + 2, 4 + 2 6 हो गए, 6 को 4 से गुणा करो, रूट 24 हो गया। 25 का रूट 5 होता है, तो रूट 24 का जो रिजल्ट है वो 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है, 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन। D5 स्टूडेंट्स देखिए, D में 5 इलेक्ट्रॉन कर दिए, 1 2 3 4, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स देखिए अब आप 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 5। n का मान 5 रखिए, 5 5 + 2, 5 और 2 7 × 5 करो, रूट 35 हो गया। 35 का रिजल्ट 36 का कितना होता है, रूट 6 होता है, तो 35 का कितना हो जाएगा, 5.79 बोहर मैग्नेट्रॉन के समथिंग होता है, 5.79 बोहर मैग्नेट्रॉन के समथिंग होता है। स्टूडेंट D6, अब आपका विन्यास D6 है, 3D में D6 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अब आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर ही दिया आपने T2G और Eg में। अब मैंने कहा आपसे कि इसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन T2G से प्रारंभ होगा। देखिए T2G से प्रारंभ होगा। देखिए D6 के लिए अब मैं कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5, तो 6 नंबर का ये हो गया। n का मान कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का रिजल्ट कितना है, 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन, 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन। स्टूडेंट D7, अब देखिए D7 ये आ गया, तो ये यहाँ पर युग्मित हो जाएगा। D7 देखिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं अपन, D7 1 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट्स अयुग्मित इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं, अब 3 हो गया। 3 का रिजल्ट कितना है, 3.90 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये रिजल्ट है। स्टूडेंट D8, अब D8 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो देखिए आप T2G में पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए, T2G में पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित कर देने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे युग्मित कर देने हैं। और Eg में दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है और n बराबर 2 है, तो बोहर मैग्नेट्रॉन में मान 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब D9 अगर विन्यास होगा, D9 विन्यास होगा तो Eg के कक्षकों का इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगेगा। तो D9 के लिए स्टूडेंट्स देखिए, D9 के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ये 5 6 7 8 और ये 9। स्टूडेंट्स मात्र एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है,
तो म्यू का मान हो जाएगा 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। स्टूडेंट्स लास्ट 3d10 देखिए, अब आप ये Eg के पूरे कक्षक पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे और अब T2g और Eg पूर्णतया युग्मित इलेक्ट्रॉनों से रेटेड होगा। ऐसे ये 0, तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यू का मान भी क्या रहेगा 0 बोर मैग्नेट्रॉन। मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स ये दूसरी टेबल आप बना लेंगे, इसमें सब बातें मैंने आपको एक एक क्लियर कर दी है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का पूरा ज्ञान अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो हमने अष्टफलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया है स्टूडेंट्स। आज आप इसको बना लीजिए प्रॉपरली। अगले वीडियो सेशन में हम आपके लिए चतुष्फलकीय लिगेंड से संबंधित बातें लेके आएंगे, उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना सिखाएंगे स्टूडेंट्स, और संकुल यौगिकों के रंग से संबंधित बात करेंगे आपसे। और उसके बाद जो समय बचेगा हमारे पास, उसमें हम आपसे उपसय संयोजक यौगिकों के स्थायित्व की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।